तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं मृदा मतलब मिट्टी के बारे में। मृदा यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप मतलब जो भूमि के प्रकार रहते हैं वो मृदा को निर्धारित करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मृदा बनती कैसे है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोई भी चट्टान रहती है जिसमें थोड़ी सी दरार आ जाती है। जब दरार आती है तो पानी दरारों में प्रवेश करता है, जम जाता है और दरार का विस्तार करता है। तो जब पानी दरार में जब जमता है तो वो उस दरार का थोड़ा सा विस्तार करने लगता है, मतलब बढ़ाने लगता है उस दरार को। फिर दरारें गहरी होती है, अधिक पानी प्रवेश करता है और जम जाता है। तो जैसे ही आपने देखा कि अगर पानी दरार का विस्तार कर रहा है तो जो दरार है वो बढ़ने लगती है, और जब वो बढ़ती है तो उसमें और पानी आने लगता है और पानी जमने लगता है। तो पानी का बार बार जमना और पिघलना चट्टान को तोड़ देता है। जब चट्टान टूटती है तो वो मिट्टी में तब्दील होने लगती है। अब हम देखते हैं कि मृदा की जो परत रहती है वो कौन कौन सी रहती है। तो जो पहली परत रहती है वो रहती है हमारी कार्बनिक परत। कार्बनिक परत मतलब वो होता है कि जिसे आपको सबको पता है कि जो प्लांट्स है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाली जो परत रहती है उसे कार्बनिक परत कहते हैं। फिर आती है शीर्ष मिट्टी। शीर्ष मिट्टी वो होती है जिसमें मतलब जिसको अंग्रेजी में हम टॉप सॉइल कहते हैं। टॉप सॉइल में जो आपके पेड़ पौधे फसल जो रहती है वो उगाई जाती है। फिर आती है आपकी उपमृदा मतलब सब सॉइल। इसमें आपको गाद, मिट्टी, रेत ये सब मिलता है। फिर आपका होता है जो मूल द्रव्य मतलब पेरेंट मटेरियल। जैसे कि आप जो भी चट्टान टूटती है तो जो चट्टानों के जो टुकड़े रहते हैं वो आपको इस लेयर में, इस परत में मिलते हैं। और फिर लास्ट रहता है वो रहता है जनक चट्टानें। जनक चट्टानों का दूसरा नाम है आपका पेरेंट रॉक, और इसको बेड रॉक भी बोलते हैं। मतलब जो चट्टान से ये टुकड़े हुए हैं, जो आपकी चट्टान का जो मुख्य चट्टान रहती है वो रहती है आपकी जनक चट्टान। अब देखते हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो मृदा निर्माण अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन यह आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से एक या अधिक पर निर्भर करता है। तो जो पहला कारक है वो हमारा होता है जनक शैल। तो जो जनक शैल रहता है वो रहता है आपका पेरेंट रॉक, मतलब जो आपकी जो मुख्य चट्टान रहती है वो। शैल मतलब होता है पत्थर। तो जो पत्थर रहता है, जो आपका जो मुख्य पत्थर रहता है, उसमें जो खनिज रहते हैं उसके हिसाब से आपकी जो मृदा रहती है, जो मिट्टी रहती है वो बनती है। इसीलिए वो एक आपका प्रभाव करता है उसका निर्माण करने में। दूसरा जो रहता है वो रहता है उच्चावच। उच्चावच मतलब ऊंचाई। तो जो आपकी जो ऊंचाई रहती है और जो ढलान रहती है वो यह निर्धारित करती है कि कितनी मिट्टी बचेगी उस जगह पे। अगर ढलान ज्यादा रहती है तो मिट्टी नीचे गिर जाती है, और अगर ढलान कम रहती है तो मिट्टी वहां पे जमी रहती है। फिर जो आपका तीसरा कारक है वो है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। तो ये सब जो रहते हैं, वनस्पति जात मतलब आपके जो पेड़ पौधे जो रहते हैं, प्राणी जात मतलब जो जानवर वगैरह रहते हैं, और सूक्ष्म जीव ये उस आपकी मिट्टी, आपकी जो मृदा रहती है वो कितनी, उसका खाद कितना अच्छा रहता है वो दर्शाता है ये सब चीजों में। फिर होता है आपका समय। तो समय जो रहता है कि कितने समय तक कितनी नई है वो मिट्टी जो बनी है, वो कितनी नई है। अगर ज्यादा नई रहती है मतलब तो वो ज्यादा खुरदुरी रहती है, क्योंकि इसका ये मतलब रहता है कि वो अच्छे से वो चट्टानों के टुकड़े नहीं हुए। और अगर पुरानी रहती है, जितनी पुरानी रहती है वो उतनी अच्छी रहती है, मतलब वो उतनी फसल के लिए और खेती के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। फिर आता है आपका जलवायु। जलवायु जो रहता है वो आपके तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है कि आपका तापमान और वर्षा कैसा है, जिस पर आपके जो मृदा रहता है उसका बनने का, उसका निर्माण का निर्धारण रहता है। चलिए अब देखते हैं मृदा का निम्नीकरण, डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन जो रहता है, निम्नीकरण जो रहता है, उसका दूसरा वर्ड ये भी है इरोजन। मतलब किस तरीके से मिट्टी आपकी खत्म होती जाती है, हटती जाती है। तो उसके जो मृदा के निम्नीकरण के जो विभाजन है वो उसमें सबसे पहले रहता है कि हवा से मृदा का अप्रदन। अप्रदन मतलब इरोजन होता है। तो हवा क्या करती है, जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो वो आपके एक ग्राउंड से, एक भूमि से मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाती है।
फिर दूसरा जो रहता है पानी से मृदा का अपरदन। पानी भी वही करता है, अगर पानी बहुत तेजी से बहाया जाता है तो फिर वो अपने साथ मिट्टी को भी लेके चले जाता है। फिर तीसरा रहता है जानवरों के द्वारा मृदा का अपरदन। आपने अभी अतिचारण के बारे में पढ़ा, तो अगर जानवर ज्यादा चर लेते हैं कोई भी जगह को तो मिट्टी खुल जाती है, और जब मिट्टी खुल जाती है तो वो बहने के लिए हवा के साथ या पानी के साथ ज्यादा निर्भरित हो जाती है, उस चीज पे निर्भर हो जाती है। फिर जो चौथा है वो है मनुष्यों द्वारा मृदा का अपरदन। मनुष्य अगर ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल कर ले या ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर ले तो उससे मिट्टी खराब होने लगती है, इस वजह से भी उसका अपरदन होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम मृदा का संरक्षण मतलब मृदा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है वेदिका फार्म, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई पहाड़ी इलाका हो तो वहां पे आप एक समतल सतह मतलब फ्लैट सरफेस ढूंढ के या बना के उसके ऊपर अगर आप खेती करें तो उसे वेदिका फार्म कहते हैं। फिर दूसरा होता है चट्टान बांध मतलब रॉक डैम। इसका ये मतलब है कि अगर आप चट्टानों से या पत्थरों से एक बांध बना ले, एक इसका बैरियर जैसा बना ले जो आपका पानी आने से रोके, तो फिर वो नाली नहीं बनती। जब पानी रुक जाता है तो ऐसे पानी का बहाव नहीं रहता और पानी अपने साथ मिट्टी नहीं बहाता, इसलिए ये बनाना जरूरी हो जाता है। फिर आता है बीज की फसल उगाना, जिसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। बीज की फसल उगाना कुछ इस तरह से होता है जिसमें आप पूरे साल ऑल्टरनेट रोज में मतलब एक के बाद एक, जैसे अगर आप इस मौसम में सिर्फ ये वाले रो में फसल उगा रहे तो ये वाला रो आप खाली छोड़ेंगे और दूसरे ऋतु में आप ये वाला रो में फसल उगाएंगे और ये वाला रो को खाली छोड़ देंगे। इससे ये होता है कि जो आप का जो बचा हुआ एरिया रहता है, जो बचा हुआ भूमि रहता है, उसमें मिट्टी खराब नहीं होती और मिट्टी को वो बहा के नहीं ले जाता हवाएं। फिर है आपका समुच्च रेखीय जुताई यानी कंटूर प्लाउइंग। तो जो आपकी समुच्च रेखीय जुताई होती है वो कुछ ऐसी होती है जैसे आप देख सकते हैं घाटों पर फसल उगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है कि घाटों पर फसल उगाई जाती है उनकी परिरेखा में, ताकि जब इसमें परिरेखा में उगाई जाती है ताकि जब आपका पानी नीचे गिरे तो वो मिट्टी को लेके ना गिरे अपने साथ। फिर होता है रक्षक मेखलाएं। ये जो रहते हैं यूजुअली आपके तटीय जो क्षेत्र रहते हैं उसमें बनाया जाता है। तो जब आपके जो तटीय क्षेत्र में ये सब जब आप बनाते हैं तो ये आपके हवा का जो बहाव रहता है वो निर्धारित करता है। तो इन्हें इसी तरह एक लाइन में इन पेड़ों को उगाया जाता है जिसकी वजह से आपका जो हवा का बहाव है इसके ऑपोजिट, तो जब हवा आती है तो वो मिट्टी को उगा के नहीं लेकर जाती। फिर होता है समुच्च रेखीय रेदिकाएं यानी कंटूर बैरियर्स। इसमें भी जैसा आपने पहले वाले में देखा था वैसे ही होता है कि आप घाटों के उधर बैरियर्स बना देते हैं, मतलब आप उसमें रोधिकाएं लगा देते हैं और जो एक ट्रेंचेस बना देते हैं, मतलब वहां पे आप आपकी घाटियों के नीचे ये बना देते हैं, खाइयां बना देते हैं ताकि जो पानी गिरे वो खाइयों में गिरे और मिट्टी को अपने साथ बह के ना लेकर जाए। और जो लास्ट है वो होता है मल्च बनाना। तो मल्च किन चीजों से बनता है? मल्च बनता है हमारे खाद्य पदार्थों से, जो ऑर्गेनिक पदार्थ रहते हैं उनसे हमारा मल्च बनता है। जैसे आपका जो फार्मिंग के बाद, आपके खेती के बाद जो बचा कुचा हिस्सा रहता है उससे आप मल्च बना सकते हैं। वो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, अगर दो फसल है उसके बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, इन फसलों के बीच में जो गैप दिख रहा है वहां पे आप मल्च डाल देते हैं ताकि जो मिट्टी की जो नमी रहे वो बनी रहे और वो खराब ना हो। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। अलग अलग जगहों से मुट्ठी भर मिट्टी इकट्ठी करें और निरीक्षण करें वे किस प्रकार की है, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न है।